डियर स्टूडेंट्स, आज डेवलपमेंट बायोलॉजी के सेकंड यूनिट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस या फिर अनिषेक जनन। जैसे कि आप जानते ही हैं, पार्थेनोजेनेसिस एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के पूरे इंडिविजुअल में डेवलप कर जाती है। ये जो इंसिडेंस है पार्थेनोजेनेसिस का, लोअर प्लांट्स और इन्वर्टेब्रेट एनिमल्स की तो पेक्यूलियरिटी है ही, कई बार ये हायर वर्टेब्रेट्स में भी अकर करता है। एग जो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होता है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, जिसमें हम एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या डिप्लॉयड हो सकता है विद अ पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। पार्थेनोजेनेसिस इसी प्रकार हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब है जब पार्थेनोजेनेसिस होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाता, तो पार्थेनोजेनेसिस के अलावा कोई और चारा नहीं है, तब हम कहते हैं ऑब्लिगेट। और फैकल्टेटिव जब दूसरी तरह का रिप्रोडक्शन भी इंडिविजुअल करता है और बीच बीच में वो सेक्सुअल और पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन के फेजेस आपस में अल्टरनेट कर लेते हैं। ये जो टर्म है पार्थेनोजेनेसिस की, दिस इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड पार्थेनोस, जिसका मतलब होता है वर्जिन, और जेनेसिस जिसका मतलब होता है ओरिजिन। बहुत सारी स्पीशीज़ 2000 के करीब इस प्रकार रिप्रोड्यूस करती हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है। सो डिफाइनिंग पार्थेनोजेनेसिस इट इज़ कि यूजुअली हम देखते हैं एक अनफर्टिलाइज्ड एग एक नए इंडिविजुअल में तभी डेवलप होता है जब वो स्पर्म के साथ यूनाइट करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कई केसेस के अंदर हम देखते हैं ये अनफर्टिलाइज्ड एग बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना स्पर्म के कांटेक्ट के साथ ही इनफैक्ट एक नए इंडिविजुअल में डेवलप कर लेता है। ये पेक्यूलियर मोड जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता और एग अपने आप ही बिना फर्टिलाइजेशन के नया इंडिविजुअल बना लेता है, इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है इंसेक्ट्स के अंदर, और इंसेक्ट्स में भी हिम्नोप्टेरा, होमोप्टेरा और कोलियोप्टेरा इनमें बहुत कॉमन है। साथ ही क्रस्टेशियंस और रोटिफर्स के अंदर ये एक नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। पार्थेनोजेनेसिस इज इन टर्न ऑफ टू टाइप्स, एक नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस हम तब कहते हैं जब इस तरह का इवेंट इंडिविजुअल्स में या एनिमल्स के अंदर रेगुलरली होता है, कॉन्स्टेंटली होता है और उनकी लाइफ साइकिल में गड़ा हुआ रहता है, तब हम इसको नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इस नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में यह आप देखिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो तरह के फेजेस होते हैं। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस बदले में दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, दूसरे को हम कहते हैं कंप्लीट या कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। नाउ ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का पहला फॉर्म जिसको अपन कहते हैं साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। ये जो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस है, जिसको इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है, या एक तरह से हम इसको हीट्रोगोनी भी कहते हैं, इस प्रकार के प्रोसेस के अंदर एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल और पार्थेनोजेनेटिक फेज आपस में अल्टरनेट करते हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में बहुत सारी विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। ये जो साइक्लिक पैटर्न है, ये इस प्रकार भी हो सकता है कि एक जनरेशन तो सेक्सुअल फेज से रिप्रोड्यूस करे और दूसरी जनरेशन में पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करे, या फिर 2-3 पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन हो और फिर सेक्सुअल हो, फिर पार्थेनोजेनेटिक हो, फिर 2-3 सेक्सुअल हो। तो ये अल्टरनेट भी कर सकता है, एक के बाद एक सेक्सुअल के साथ पार्थेनोजेनेटिक, या फिर
बहुत सारी सेक्सुअल फेजेस के पास होने के बाद फिर पार्थेनोजेनेटिक फेज़, फिर बहुत सारी पार्थेनोजेनेटिक फेज़ के बाद फिर सेक्सुअल फेज़। तो इस प्रकार ये जो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस है इसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं, और ये किसी भी प्रकार हो सकती है, लेकिन दोनों तरह के फेजेस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये पाया जाता है एफिड्स में, डैफनिया में और रोटिफर्स में। So we can say cyclic pattern is the one in which the sexual phase and parthenogenetic phase alternate with each other. दूसरी तरह का जो पार्थेनोजेनेटिक है वो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है। ये जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है, this is that process in which animals में सेक्सुअल फेज़ होती ही नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कुछ एनिमल्स में सेक्सुअल फेज़ तो नहीं होती और मेल्स भी नहीं होते। इस प्रकार इनमें क्योंकि मेल्स ही नहीं होते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का सवाल ही नहीं होता। केवल पार्थेनोजेनेसिस ही इनके अंदर एक ऑल्टरनेट तरीका है, सेक्सुअल तरीके से तो ये कर ही नहीं सकते। नर प्राणी ही नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, और वो भी जो होते हैं वो जेनेटिक रूप से इतने लायक नहीं होते कि वो प्रजनन कर पाएँ। तो इनके अंदर ये जो आनुवांशिक पदार्थ का लेन देन है या आदान प्रदान है, ये पूरी तरह से अभाव होता है इस प्रक्रिया का। और ये जो मादाएं हैं, इनकी फीमेल्स नॉर्मली डिप्लॉयड एग्स देती हैं। ये डिप्लॉयड एग्स बिना फर्टिलाइजेशन के वापस से नए प्राणियों में डेवलप हो जाते हैं, और इस प्रकार कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है। नाउ चाहे पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, ये दोनों ही तरह के पार्थेनोजेनेसिस बदले में दो प्रकार के हो सकते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हम ये कह सकते हैं कंप्लीट हैप्लॉइड, कंप्लीट डिप्लॉइड, और इनकम्प्लीट हैप्लॉइड और इनकम्प्लीट डिप्लॉइड, कुछ भी हो सकते हैं। अब पहले बात करते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को आर्हिनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस भी कहा गया है। इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस में जो फीमेल है वो नॉर्मल oogenesis या अंडजनन प्रोसेस के द्वारा हैप्लॉइड एग का निर्माण करती है। ये हैप्लॉइड एग बिना फर्टिलाइज हुए ही एक एडल्ट में डेवलप हो जाता है। इस प्रकार एडल्ट के अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं, और ये जो एडल्ट्स हैं ये केवल मेल्स होते हैं। सो दिस इज़ हाउ हैप्लॉइड या एरिनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस। नाउ दूसरा डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ये वो फॉर्म होता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डिप्लॉइड एग के द्वारा होता है, लेकिन ये जो डिप्लॉइड एग है ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है, मतलब पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके भी दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो हो सकता है कि ये एमियोटिकली डेवलप हो जाए, और दूसरा कारण ये मियोटिकली डेवलप हो जाए। नाउ एमियोटिकली कैसे डेवलप होता है? कभी कभी oogenesis की प्रक्रिया के दौरान पहला मियोटिक डिवीजन नहीं हो पाता, लेकिन दूसरा मियोटिक डिवीजन यूजुअल हो जाता है। हम ये भी जानते हैं मियोसिस 1 जो होता है वो ही एक्चुअली रिडक्शन डिवीजन होता है, और क्योंकि ऐसे एग्स में मियोसिस 1 हो ही नहीं रहा है, तो इस तरह के एग्स में ऑटोमेटिकली डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और यही डिप्लॉइड एग आगे जा कर के इंडिविजुअल्स में, बड़े इंडिविजुअल में डेवलप कर देता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो दिस इज़ नोन एज एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस को एपोमिक्टिक या फिर एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और ये
अकर करता है आइसोपोडा में, डैफ्निया में, क्रस्टेशिया में, मोलस्का में और लॉन्ग हॉर्न्ड ग्रासहॉपर्स के अंदर। द अदर टाइप ऑफ डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस इज मियोटिक। कई एग्स के अंदर यूजुअल प्रोसेस ऑफ oogenesis होता है, लेकिन कुछ स्टेजेस में डिप्लॉसिस हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। नाउ दीज एग्स वापस डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में डेवलप करते हैं, क्योंकि नॉर्मल मियोसिस तो हो रहा है, लेकिन बाद में किसी ना किसी तरह, जो हम पढ़ेंगे, 2 प्रोसेस होते हैं, उनके द्वारा ये जो हैप्लॉइड एग है वापस से डिप्लॉयड में बदल जाते हैं, और अब ये डिप्लॉयड एग बिना फर्टिलाइजेशन के नए इंडिविजुअल्स में डेवलप कर लेता है। तो हम कहते हैं दिस इज़ मियोटिक डेवलपमेंट, जो पार्थेनोजेनेसिस द्वारा हो रहा है। ये जो डिप्लॉयसिस है, ये डिप्लॉसिस 2 तरह से हो सकता है। एक को हम कहते हैं ऑटो फर्टिलाइजेशन द्वारा, और दूसरा हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन द्वारा। पहला, ऑटो फर्टिलाइजेशन। ऑटो फर्टिलाइजेशन जैसे कि खुद बता रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ। ऐसे केस के अंदर oocyte मियोटिकली डिवाइड करती है और एग या ओवम पूरी तरह से बन जाता है, जो हैप्लॉइड होता है। साथ में बनती है सेकेंडरी पोलोसाइट। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि ये जो ओवम या ओटिड है, ये इस सेकेंडरी पोलोसाइट के न्यूक्लियस के साथ यूनाइट कर लेती है या फ्यूज़ हो जाती है और एक डिप्लॉयड एग बन जाता है। अगेन अब ये डिप्लॉयड एग आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, जैसे कि आर्टीमिया सैलिना के अंदर, जो क्रस्टेशिया में आते हैं, और बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये प्रोसेस होता है। सो द oocyte divides meiotically up to the formation of an ooted या egg, लेकिन आफ्टर दैट दिस egg unites with the secondary polycyte and the fusion of both the nuclei take place and diplosis हो जाता है। As a result ये diploid egg आगे जा कर के नया individual बना लेता है, and this is how auto fertilization takes place. Second process by which diplosis occurs is by restitution. Restitution वो प्रोसेस है जिसमें कुछ इस प्रकार होता है कि प्राइमरी oocyte कैरियोकाइनेसिस के द्वारा सेकेंडरी oocyte बनाती है और न्यूक्लियस फर्स्ट पोलोसाइट का बनता है, मतलब नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है। लेकिन कई बार ये जो कैरियोकाइनेसिस है, मतलब न्यूक्लियस जो डिवाइड कर रहा है, इट इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियस तो नॉर्मली डिवाइड कर जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर पाता। इसके द्वारा अब वापस से सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलोसाइट की न्यूक्लियाई आपस में दोनों मिल जाती हैं और वापस से डिप्लॉसिस हो जाता है। सो अ डिप्लॉयड ooted and a diploid polycyte are formed. As a result, when development takes place without fertilization, a normal individual with diploid number of chromosomes is formed. इस तरह का डिप्लॉसिस को हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं, और ये प्रोसेस होता है इंसेक्ट्स में, हिम्नोप्टेरा में, निमर्टिस और लेपिडोप्टेरा के अंदर। सो दिस इज हाउ पार्थेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस। नाउ another very important event in parthenogenesis is by artificial mode. तो वैसे तो हम जानते हैं कि एग हमेशा डेवलप होकर के एक नया इंडिविजुअल बनाता है केवल फर्टिलाइजेशन के बाद, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं करता और वो इस प्रकार नया इंडिविजुअल बनाता है, तब हम उसको पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट है, कई एनिमल्स की लाइफ साइकिल में ऑटोमेटिकली गड़ी हुई है या इनकॉर्पोरेटेड है, और कई बार इस पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रेरित किया जा सकता है फिज़िकल और केमिकल मीन्स के द्वारा या एनवायरनमेंट में चेंज के द्वारा। तो जब इस प्रकार आर्टिफिशियल तरीके से पार्थेनोजेनेसिस को किया जा रहा है, हम इसे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ डेवलपिंग एन एग पार्थेनोजेनेटिकली, और वो भी आर्टिफिशियल तरीके से। पहला फिज़िकल मीन्स।
कुछ फिजिकल मीन्स, जैसे अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं कि 30 डिग्री से आप उस एग को 0 डिग्री से 10 डिग्रीज के बीच में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है जो आया है ये ऑटोमेटिकली एग को पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट के लिए प्रेरित कर लेता है और नया इंडिविजुअल बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। या अगर आप इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं एग को, या फिर आप अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं, या फिर आप उस एग को डेवलपमेंट के दौरान फाइन ग्लास नीडल से प्रिक करते हैं, इन सभी कारणों के द्वारा जब आप कोई ना कोई फिज़िकल मीन्स दे रहे हैं तब एग को आप डेवलप करवा पा रहे हैं पार्थेनोजेनेटिकली, तब हम कहते हैं दीज आर ऑल फिजिकल मीन्स ऑफ एन आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। कई बार कुछ केमिकल्स को सप्लाई किया जाता है एग्स के ऊपर, जिसके द्वारा नॉर्मल एग भी पार्थेनोजेनेटिक तरीके से डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू मेक यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म या स्ट्राइक्यूइन या हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सी वाटर्स अगर आप उनका देते हैं, देन आप क्लोराइड्स डालते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इनकी क्लोराइड्स डालते हैं, या फिर आप कुछ एसिड्स जैसे ब्यूटरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ओलिक एसिड या कुछ और फैटी एसिड्स ये डालते हैं, या फिर फैट सॉल्वेंट्स डालते हैं जैसे टोलुइन, अल्कोहल, बेंजीन या एसीटोन, या फिर आप यूरिया और सुक्रोज डालते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो केमिकल्स की लिस्ट है, इनमें से कुछ भी तरीके से अगर आप एग को ट्रीट करते हैं तो एग ऑटोमेटिकली पार्थेनोजेनेटिक रूप से डेवलप हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। सो दिस इज़ हाउ a new individual is formed. So these were the two processes या two types of methods by which parthenogenesis can take place. हम इसको महज रिवाइज कर लेते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक एग बिना फर्टिलाइजेशन के इंडिविजुअल में या बड़े इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। क्योंकि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अलग है, इसलिए हम इसको एक वर्जिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं और पार्थेनोजेनेसिस का यही मतलब होता है। पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा दो तरीके से हम इसको लागू कर सकते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम फिज़िकल और केमिकल मीन्स के द्वारा एग को डेवलप करते हैं, और नेचुरल वो तरीके हैं जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो में डिवाइडेड हैं। कंप्लीट तब कहते हैं जब कंप्लीट और इनकम्प्लीट ये तब कही जाती है जब इंडिविजुअल्स के अंदर या तो सिंगल या फिर पार्थेनोजेनेटिक और सेक्सुअल दोनों तरीके फेज मिलते हैं। नाउ ये जो कंप्लीट और एंड इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है ये दो प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं, हैप्लॉइड जिसको अरहिनोटोकस कहते हैं और डिप्लॉइड जिसको थैलाइटोकस कहते हैं। डिप्लॉइड थैलाइटोकस दो में डिवाइड होते हैं, एमियोटिकली और मियोटिकली। मियोटिकली फिर दो में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन के द्वारा और ऑटो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो इस प्रकार नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो कि एक बिल्कुल नेचुरल घटना है कई इंडिविजुअल्स के अंदर, जहाँ पे सेक्सुअल फेज़ भी होती है, पार्थेनोजेनेसिस फेज़ भी होती है, दोनों फेज़ आपस में एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हैं या फिर किसी भी रूप से पाए जाते हैं और इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं बिना फ्यूजन के, बिना एग और स्पर्म के मीट करे हुए, तब हम पार्थेनोजेनेसिस को साकार मानते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस की इम्पोर्टेंस ये है कि कई एनिमल्स में जैसे हनी बीज और वॉस्प के अंदर ये सेक्स डिटर्मिनेशन का एक तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स क्या बनेंगे या डिप्लॉइड इंडिविजुअल क्या बनेंगे, नर बन रहा है, मादा बन रही है, ये सेक्स डिटर्मिन करते हैं। सो दिस इज़ द मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स। देन ये जो प्रोसेस है ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। पार्थेनोजेनेसिस एक सिंपल और इजी प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन की। पार्थेनोजेनेसिस में क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, वेरिएशन है ही नहीं, तो ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सोसाइटी से या पॉपुलेशन से वेरिएशंस या विभिन्नताएं पूरी तरह से हटाई जाती हैं। पार्थेनोजेनेसिस मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि जहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है, पार्थेनोजेनेसिस बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन लाता है उस इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल में।
पार्थेनोजेनेसिस की वजह से इंडिविजुअल में पॉलीप्लॉइडी का इवेंट हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर उसी प्रकार बेस्ड होएगा जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट की वजह से वो सारे म्यूटेंट कैरेक्टर्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा एडवांटेज वाले होते हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलता है क्योंकि वो डेवलप करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस की वजह से नॉन अडेप्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ये चेक हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब म्यूटेशंस को रोकने का काम करती है, कैरी नहीं करती है। इस प्रोसेस की वजह से एनिमल्स को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो मेटिंग के प्रोसेस में अपनी एनर्जी वेस्ट करें, बल्कि वो जो मेटिंग के प्रोसेस में जो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं उसको सारे यूटिलाइज कर सकते हैं एनिमल के रिप्रोडक्शन में, और उस एनिमल के यंग वन के फीडिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्थेनोजेनेसिस की वजह से किसी भी स्पीशीज़ में बांझपन रुकता है, क्योंकि अगर वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वो नहीं कर पाते आगे रिप्रोड्यूस, तो वो स्पीशीज़ बांझ कहलाएगी ना। पार्थेनोजेनेसिस आराम से वो कर रहे हैं, तो इट इज़ अवॉइडिंग स्टेरिलिटी इन द रेसेस। जबकि ऐसा देखा गया है कि ये जो पार्थेनोजेनेटिक फॉर्म्स हैं ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते अपने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में, क्योंकि वो सोसाइटी या वो पॉपुलेशन जहाँ पे वेरिएशन ना हो, वेरिएशंस की वजह से हम अपने बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं चेंजेस के लिए, लेकिन जब वेरिएशंस नहीं हैं तो चेंजेस का अडेप्टेशन भी वीक पड़ जाएगा। एज अ रिज़ल्ट द रेस इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन दैट बेटर अ मैनर जैसे कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ कर पाएंगी। सो दिस वॉज ऑल पार्थेनोजेनेसिस, whereby development of individuals